गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रविंद्र है और मैं बेसिकली बिलासपुर शहर से बिलोंग करता हूँ। मम्मी पापा वगैरह सब वहीं रहते हैं और एक भाई है, वो भी वहीं रहता है, समझ लीजिए अभी। तो अब बहुत ही छोटी सी जर्नी, ज़्यादा बड़ी जर्नी नहीं है। 3 साल से मैं रायपुर में शिफ्ट हो चुका हूँ और मैं भी उसी ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करता हूँ जिस ट्रेडिशनल फैमिली से हम सब बिलोंग करते हैं। तो पापा पुलिस कांस्टेबल हैं, तो उनका था कि ठीक है, पढ़ लो, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, लेकिन कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, क्या करना है वो तुम जानो। घर में उतने ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं है जो इस पाथवे में गाइड कर सकें। तो ये जर्नी चल रही थी, तो बचपन में बस मुझे एक चीज समझ में आती थी कि पापा हैं, मम्मी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मैं शिशु मंदिर का स्टूडेंट रहा हूँ और सब चल रहा है। लेकिन एक छोटी सी चीज घर में और थी कि छोटा भाई है सुमित, उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहती थी। अब मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही थी कि उसकी तबीयत खराब है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया, काफी आगे तक हम लोग यही देखते थे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, ठीक नहीं, ठीक नहीं है। फिर एक टाइम आया कि जब उसको कोई डायग्नोज नहीं कर पा रहा था इंटायर छत्तीसगढ़ में, और हमारे घर में उतना फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था मेडिकल हेल्थ केयर को लेकर। तो फिर आगे बढ़ते गए समझ में आ रहा था कि इसकी परेशानियां जो है बढ़ रही है, राइट। परेशानियां बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई, फिर हम लोगों को वहां से मूव होके, डोंगरगढ़ में हम लोग रहते थे, वहां से मूव होकर के हमको बिलासपुर आना पड़ा। वहां भी डॉक्टर्स ने बताया कि इसकी प्रॉब्लम ज्यादा है। तो फिर उसको दिल्ली हो गया, नागपुर हो गया, मतलब इंडिया के जो भी बेस्ट हेल्थ केयर सेंटर थे वहाँ हम लोग उसका ट्रीटमेंट कराते रहे। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा, मैं कॉलेज में आ गया, मतलब ये ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो खत्म क्यों नहीं हो पा रही। जनरली हम लोग सोचते हैं ना कि कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ बहुत बड़े डॉक्टर्स होंगे, वो सब अच्छा इलाज करेंगे, मतलब एक आम आदमी की थिंकिंग थी, आज भी वैसी है। तो लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। एम्स हॉस्पिटल, मेदांता, मेडिसिटी, गुड़गांव आपने सुना होगा, तो ये सब लास्ट स्टेज माने जाते हैं हॉस्पिटल कैटेगरी में। हम लोगों ने वहां भी लिया ओपिनियन, पर कुछ क्लैरिटी नहीं मिली। लास्ट में एक दिन एक डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में 5 घंटे तक समझाया। सुमित लेटा हुआ था वापस, मेरा 15 मिनट का टाइम था। मैं एम्स की भी बात कर रहा हूँ, और एम्स हॉस्पिटल की। फादर पीछे बैठे थे, सामने था वो। तो वो बोले कि देखो, आप कितना भी एफर्ट लगा लो, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप इसको ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। तो मैं बार बार बोलता था कि ये डॉक्टर छोटा है, इससे और अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे। तो अल्टीमेटली वो चीजें चलती रही, और फिर उसने एक वर्ड बोला कि इसके पास टाइम नहीं है। वो बोला और मैं रोने लगा, और जो स्मिथ बैठा था वो हंसने लगा। उसको मजाक लग रहा था ये चीज, और पापा सीरियस थे। तो मैं बोला चलो यहाँ से, सुन लिया उसकी बात। फिर हम दिल्ली में जो गुड़गांव में दांता है वहां गए। मैं बोला कि वो डॉक्टर ने ऐसा बोला है। मैंने, आप ऐसा कुछ ही मत बोलना जिससे मेरा दिमाग खराब हो। आप कुछ अच्छी बातें बताइए, कुछ नया बताइए, कुछ अच्छा कॉन्क्रीट शेयर कीजिए। तो मेरे 15 मिनट तक समझाया कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा। बोला ठीक है, मतलब नहीं समझना है, ये बात उसने ही बोली थी। तो उसने अपने 2 असिस्टेंट बुलाए, भाई को ऐसे लेटाया। उसने बोला देखो ये पेट है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ये फंक्शन है, इसका जो इलाज है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, लेकिन इसकी बॉडी इसको अलाउ नहीं कर रही। इसको जो डिसऑर्डर है वो 10 लाख में से एक बच्चों को होता है। तो बोले जब हमारा मशीन ही खराब है, तो उसमें हम नया इंजन डाल के या कोई पार्ट डाल के क्या करेंगे, वो रिजेक्ट कर देगा। तो मेरा सॉल्यूशन क्या है, तो बोले जो ट्रीटमेंट चल रहा है चलने दो। उसने 5 घंटे तक समझाया और मैं 5 घंटे तक कन्विंस नहीं हुआ। मैं उसको वहां से लेके निकला, उसको एक बात बोला कि इससे भी बड़ा एक हॉस्पिटल होगा, हम लोग वहां जाएंगे, वो चाहे इंडिया के बाहर क्यों ना हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, कैपेसिटी 1 रुपए की नहीं थी उस टाइम पे। मैं उस टाइम पे जॉब कर रहा था, अच्छी सैलरी थी, लेकिन सैलरी सब कुछ नहीं होती है। तो मेरे को धीरे समझ में आया कि एक टाइम है, एक चीज को चूज करना पड़ेगा। क्योंकि फैमिली में ना, मतलब मैं किसी की भावनाओं का आहत नहीं करना चाहता, लेकिन हम लोगों को एक्चुअल पता कभी नहीं होता कि हम कौन सी थेरेपी यूज करनी चाहिए, कौन से ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। फैमिली को किसी ने बोल दिया वहां चले जाओ, वहां चल देते हैं, जब फिर रियलिटी इधर की होती है। तो बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन होने लगे। तो फिर मैंने कॉल ली, मैंने एक दिन में जॉब क्विट कर दी अपनी। मुझे पता था कि बहुत अच्छी जॉब थी उस टाइम पे, बहुत अच्छी जॉब थी वो, कि मैं नहीं कर पाऊंगा दोबारा, या अगर सुमित के पीछे रहा तो फिर शायद मैं कंटिन्यू ना कर पाऊँ। तो हिंदी में बेरोजगार कह सकते हैं। बेरोजगारी पे आया, उसके ट्रीटमेंट को अपने कंधे पे लिया। फिर वापस हम अपोलो आ गए दिल्ली से, और उसका ट्रीटमेंट करवाने लगे। करते गए एक दिन वो डायलिसिस पे आ गया। आप में से शायद कुछ लोग डायलिसिस प्रोसेस जानते होंगे, जब किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस के बाद पेशेंट की टाइमलाइन चालू हो जाती है, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं। लेकिन मैं अब उस भ्रम को तोड़ने का काम कर रहा हूँ। तो डॉक्टर्स ने बोला, फैमिली अगेंस्ट थी, फिर भी हमने जो भी प्रोसीजर थी वो स्टार्ट करवाई। और एक दिन सब चल रहा था, तो हम हॉस्पिटल से आ रहे थे, 16 फरवरी 2015 का दिन था।
और जब हम हॉस्पिटल से आ रहे थे तो बिलासपुर में जैसे यहाँ घड़ी चौक है वैसे एक स्क्वायर है, तो हम वहाँ पहुंचे और मुझे लगा कि यार देखो धूप है, थोड़ा रेस्ट करना चाहिए था, ये लड़का भी रेस्ट नहीं किया, सीधा घर चलूंगा बोल दिया। तो मैं बाइक पे था, तो अचानक मुझे लगा कि मेरी बाइक गिर रही है या पीछे से किसी ने ठोक दिया। अब बिल्कुल उस चौक पे करीबन 100 200 250 लोग रहे होंगे ट्रैफिक में। तो मैं ऐसे पीछे पलटा तो वो जो है वो मेरी तरफ देखते हुए कुछ बोलना चाह रहा था और वो सेंसलेस होकर गिर रहा था। उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया था बैठी हुई गाड़ी में। तो एक गाड़ी मैंने एक साइड हैंडल पकड़ा, सुमित को पकड़ा, और अब आप सोचिए मैं, मतलब मैं कैसे उसको नीचे उतारा हूँ, कैसे गाड़ी को मैंने संभाली होगी। वो गिर गया, फाइल गिर गई उसकी पूरी। तो मैं देख रहा हूँ ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो गई। आप लोग जो मूवी में देखते हैं मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, किसी की गाड़ी का एक टायर मैंने से ढकेला जो उसके ऊपर हाथ के ऊपर से निकलने वाला था। मैं था उस जगह पे। तो अब वो किया, कोई नहीं रुक रहा था वहां पास, पूरी गाड़ियां चलने लगी। फिर मैं उसको, अब जब कहते हैं ना जब आदमी सेंसलेस है वो कि गिरता है तो भारी हो जाता है, तो मैंने कैसे उसको उठाया किसी के साथ, फिर उसको साइड में लेके आया, उसके अपने सीने पे टिकाया फिर एक आदमी बोला बैठो, मैं फाइल और गाड़ियों को मूव किया वहां से। देन मैं उसको बैठाया, तो मैं देखा वो मेरी तरफ देख रहा था और उसकी आंख जो क्लोज हो रही थी। और उसके बाद उसके मुंह से पानी निकलने लगा, पता नहीं मुझे क्या हुआ, तो मैंने एक हाथ से उसके चेस्ट को पंच करना चालू किया, और मैं जहां भी कॉल कर सकता था मैंने कॉल किया, पर उस टाइम पे ना कोई कहीं व्यस्त था, कोई मतलब सब कहीं ना कहीं इंगेज थे, तो कोई नहीं आ पाया। इवन जो एम्बुलेंस थी वो भी इंगेज थी। तो फिर मैंने चिल्लाया तो वहां पास से ना कोई नहीं रुका। एक ऑटो वाला आया तो मैंने उस पर वो किया, और हॉस्पिटल मेरे पीछे था, 10 मिनट में हम जा सकते थे। पर पता नहीं क्यों उस दिन क्या हो गया था, किसी ने उसकी जरूरत नहीं समझी और लोग नहीं गए, नहीं जाने दिया उधर से, कोई भीड़ नहीं खाली किया। तो मैं उस रास्ते से गया जहां से हम 45 मिनट में पहुंचे। मैं हॉस्पिटल कॉल कर चुका था, इमरजेंसी रेडी थी, वो अंदर गया। क्योंकि देखिए मैं काफी टाइम से मेडिकल फील्ड पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे चीजें समझ में आ रही थी, पर मैं अपना लास्ट एफर्ट देना चाहता था। वो बिल्कुल डाउन हो गया था। वो अंदर गया, डॉक्टर्स लेके गए, मेरे सामने उसको पंच किया, जो प्रोसेस कर सकते थे करें। मैं देखता था वो जो मॉनिटर में जो उसकी जो हार्ट बीट थी वो 20 30 तक जाती थी, फिर डाउन हो जाती थी। डॉक्टर ने बोला उसको पेस मेकर लगाना पड़ सकता है। मैंने कहा आप अपना बेस्ट ट्राई कीजिए, आप जो कर सकते हैं वो कीजिए, जो भी कर सकते हैं। अपने घर में मामा जी सबको बुलाया, मेरा वो गिर गया, आप तो आइए जल्दी। वो लोग आए और फिर देखिए, फिर डॉक्टर अंदर आया, मुझे लेके गया, उसने समझाया। तो बोला तुम समझदार हो, तुम बहुत पहले से इस पे हो जुड़े हुए, काम कर रहे हो। बोले अब नहीं एफर्ट दे सकते। अब वो सोया हुआ था। तो ये जो, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें वहां से चालू हुई। तो फिर उसका वो अगले दिन जो संस्कार वगैरह होते हैं, फिर देन हमने स्टार्ट किया। मैं 5 6 महीने तक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था इन चीजों को लेकर के। फिर दोस्तों के साथ मिलके जस्ट एक कम्युनिटी बनाई, क्योंकि उस कम्युनिटी का नाम भी नहीं पता था। एक व्हाट्सएप ग्रुप था जीवनदीप। हम स्टार्ट करते गए और करते गए, फिर धीरे से मुझे ये भी नहीं पता था कि एनजीओ होता है। हमने एनजीओ बनाया, क्योंकि जब कोई सपोर्ट करता था तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, तो वहां से सुमित फाउंडेशन स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद अ, हम लोग कुछ नहीं करते थे, क्योंकि पता ही नहीं था कि एनजीओ बना के होता क्या है। हमको बस ये पता था कुछ करना है, उससे किसी की मदद हो जाए। क्या कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन करवा सकते हैं, किसी को फूड ड्राइव में ले जा सकते हैं, किसी को बाइक से छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं तो था बेरोजगार। लेकिन हाँ, ये गॉड गिफ्टेड था कि लोग यकीन करते थे कुछ बोलता था तो हमने वो सारी चीजें की। धीरे 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 वो एक व्हाट्सएप ग्रुप मुझे नहीं पता कब 700 800 व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। हम उससे फिर फेसबुक पे शिफ्ट हुए। आज वो फेसबुक पे कम्युनिटी वो मोर देन 90,000 लोगों की है, अक्रॉस द इंडिया, इंडिया के बाहर लोग जुड़े हैं। वो चीजें चल रही थी, पर क्या है ना, वो आगे नहीं बढ़ रही थी। लोग आते थे, इलाज कराते थे, फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन सुमित फाउंडेशन ग्रो कर रहा था, पर लोगों की एकदम डिपेंडेंसी हो चुकी थी हमारे ऊपर। तो मेरे एक दोस्त थे सत्यम, वो उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया, बोले आप जो कर रहे हो ना, इसको अगर थोड़ा सिस्टमेटिक करेंगे तो ये और आगे जाएगा और लोगों की मदद होगी। तो अब अब ये जर्नी इतनी बड़ी है कि मैं आपको एक सेशन में तो बता नहीं सकता, लेकिन तब भी मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि हम लोग 15 से 18 साल ना सिर्फ हॉस्पिटल्स पे रहे, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल किया है, यहाँ वहाँ सब जगह। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि पैसा नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि बीमारी है, प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम का फेलियर है, प्रॉब्लम ये है कि वो आपका फेलियर है। ठीक है, आप भी डिपेंड है, सिस्टम भी डिपेंड है, घूम फिर के आप आते हैं, लेकिन जो भुगतना पड़ता है वो एंड यूजर को भुगतना पड़ता है। और अगर एंड यूजर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसका कोई मालिक नहीं है फिर। तो मैंने उनके साथ बैठा, मुझे पीपीटी बनाना भी नहीं आता था, एक्सेल भी मैं काम करना नहीं आता था।
मैंने उनके साथ डिजाइन किया, स्टार्टअप इंडिया पे डाल दिया। तो मैंने पूछा कौन आ रहा है इस पे, तो बोले आईआईटी से आ रहे हैं, आईएम से आ रहे हैं, दुनिया भर से इसमें प्रोजेक्ट आ रहे हैं। बोला ठीक है। मैं हंसने लगा, मैं कुछ नहीं हो पाएगा मेरा, क्योंकि मेरी जब जॉब लगी थी तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया था, मैं ड्रॉप आउट हूँ। मेरे को क्योंकि अपनी जॉब, उसकी ट्रीटमेंट और सब चीज़ों को संभालना था, तो पढ़ाई पीछे छूट गई। तो मैं बोला जब इतने टॉपर्स आ रहे हैं तो एक ड्रॉप आउट का कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं समझेगा। 11 जनवरी को वहाँ पास कॉल आई, शायद 2018 में ही कॉल आई मुझे, 11 जनवरी 2018 को, कि 6000 आइडियाज आए हैं, ऐसा ऐसा है। रात को कॉल थी, 18 आइडियाज सेलेक्ट हुए हैं। मैं अगली लाइन के लिए प्रिपेयर था कि आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट टाइम। तो उन्होंने बोला कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पैन इंडिया में सेकंड नंबर पे आया है। तो मुझे लगा कि कोई फेक कॉल है। मैंने क्रॉस चेक किया, कंफर्म किया। तो जो एफर्ट मैंने घर में बैठ के लगाया था, जो इतने साल की जो ट्रैवलिंग थी, जो स्ट्रगल था, तो उसको इंडिया में सेकंड पोजीशन दी गई 6000 कॉन्सेप्ट के बीच में। तब भी मुझे नहीं समझ में आया था कि मुझे क्या करना है। मुझे लगा कि ठीक है, आइडिया सेलेक्ट हो गया। लेकिन फिर जब रायपुर में यहाँ 36 एनसी जो स्टार्टअप हब है वहाँ आया, तो मुझे अब समझ में आया कि अब मुझे इसको कॉन्क्रीट करने पे काम करना है, एक फाउंडेशन बनाने से कुछ नहीं होगा। तो मैंने देखा कि आपका आज ट्रीटमेंट किसके पास है, या तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई, प्राइवेट एम्प्लॉई, या इंश्योरेंस है, या तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन आम आदमी के लिए क्या, या उस आदमी के लिए क्या जिसके पास कोई नॉलेज नहीं है, जो इंश्योर्ड नहीं है, लेकिन वो भी रिसोर्सेज है। हम ये नहीं कह सकते कि हम अगर यहाँ जॉब कर रहे हैं, मैं स्टार्टअप में हूँ, तो हमारी ही बहुत वैल्यू है। जो शू मेकर है, जो रिक्शा वाला है, एक रिक्शा वाले की वजह से आज आप यहाँ पास हैं। आप कभी सोचिएगा इस चीज को। शू मेकर की वजह से ही आज आपको पता है कि जूता कैसे बांधते हैं। किसान की वजह से पूरी दुनिया बैठी हुई है, लेकिन हम लोग उस कंट्री में से जहाँ सबसे ज्यादा जो किसान है वो सुसाइड करते हैं, राइट। हमें उनकी वैल्यू नहीं पता है। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो मैंने एक हाइब्रिड मॉडल पे काम करने की सोची, कि ऐसा कोई मॉडल डेवलप किया जाए जिसमें सभी का ट्रीटमेंट एक साथ हो और उसमें कोई भी वीआईपी कल्चर ना हो। ठीक है, ट्रीटमेंट जैसे हेल्थ फॉर ऑल होता है। अब आप जो सांस लेते हैं मैं भी तो वही लेता हूँ ना, हम दोनों की अलग अलग तो नहीं आती है। तो फिर जीवनदीप पे हमने काम करना चालू किया। और जीवनदीप कॉमन नेम है, कोई ऐसा थॉट नहीं था, जो आया सामने रख दिया। फिर थोड़ा और मेरी टीम से कुछ बाहर से लोग आए। एक है कलीग, शेखर नाम है उसका, चंद्रशेखर नाम है। वो टच में आया, उसने दिल्ली से अपनी जॉब क्विट की, और जॉब क्विट करके वो मेरे साथ आया। और भी कुछ बच्चे थे वो साथ में आए। काफी लोग आए, लेकिन वो इस जर्नी में छूट गया। लेकिन कुछ लोग थे वो अभी तक खड़े रहे कि नहीं, ठीक है हम करते हैं, देखते हैं, फेलियर होगा, 1 साल 2 साल 3 साल होगा, सबके पास ऑप्शन है, सब स्विच कर लेंगे, कुछ भी खोल लेंगे, कोई पान ठेला खोल लेगा, कोई कुछ चला लेगा, कोई बिजनेस खोल लेगा। हमने उसको स्टार्ट करना चालू किया। लास्ट के 3 ईयर पूरे फेलियर में निकले स्टार्टअप में, कंप्लीटली फेलियर में निकले। एकदम मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं कोई आपको हाइपोथेटिकल बात या बटरिंग करके नहीं बताऊंगा। सारी चीजें फेलियर्स में निकले। लेकिन हमने उस पर धीरे धीरे काम करना चालू किया। फिर हेल्थ केयर से मैं ऑर्गन फेलियर डोमेन में शिफ्ट हुआ। क्यों? क्योंकि सुमित को जो प्रॉब्लम थी वो ऑर्गन फेलियर की थी। ऑर्गन फेलियर जो है हेल्थ केयर डोमेन में वन ऑफ द टफेस्ट इश्यूज में से एक है, क्योंकि उसमें फाइनेंस तो इन्वॉल्व है, उसमें लीगैलिटीज भी इन्वॉल्व है, और इंडिया की जो पॉलिसी है और जो हेल्थ केयर के सिस्टम है वो भी इन्वॉल्व है। मतलब इसके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर एक तरीके से अगर आप स्ट्रांग है तो आप दूसरी चीजें को शॉर्ट आउट कर लेंगे। मतलब वो एक ऐसी बिल्डिंग है कि उसका एक नींव भी अगर हिला भी ना तो वो पूरी गिर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, वो बिल्डिंग बन भी नहीं सकती है। तो फिर मैंने अपने जीवनदीप को टारगेट किया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट। अब हमने करता रहा, और उसके बाद मैं जहाँ भी जाता था तो लोग यही बोलते थे कि आप डोमेन को चेंज कर लो, ये डोमेन आप इस पर नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि इसके मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, आप किससे किससे लड़ते रहोगे। तो अब देखिए, एक नॉलेज होता है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, एक होता है जो ग्राउंड में होता है, एक होता है जो आपको आपका जो स्ट्रगल सिखाता है। तो मैं नहीं कहता कि मैं फुल ऑफ नॉलेज हूँ, लेकिन हाँ उसका 1% तो आ चुका है मेरे अंदर, क्योंकि मैंने देखा है कि क्या होती है चीजें। हजारों डॉक्टर से मिलने के बाद, हजारों चक्कर काटने के बाद, घर में वो दिन देखने के बाद कि जब आपके पास टैबलेट के लिए पैसे नहीं होते हैं, घर में वो दिन देखने के बाद कि जब आपका बीमार भाई बिना बताए आपको कहीं जो अपना रिज्यूम देने चला जाता है कि मेरे इलाज का पैसा नहीं हो पा रहा है तो मैं भी जॉब कर लेता हूँ। जबकि किडनी फेलियर पर्सन कोई जॉब नहीं कर सकता अगर उसकी हालत टाइट है तो। सुमित ने एक दिन अपना रिज्यूम कहीं दे दिया था। तो बहुत सारी चीजें देखी, तो उन सबको लेकर के मैंने हाइब्रिड मॉडल पे काम करना चालू किया। अब हम लोग धीरे धीरे इस पे काम करते रहे। और जैसा वैभव भैया ने कहा कि कुछ अचीवमेंट्स होते हैं, कुछ सक्सेस होती है। तो शुरू में तो स्टार्टअप इंडिया ने सेलेक्ट किया था। उसके बाद जब हम काम कर रहे थे तो
धीरे से हमने ये जो आपका लीडर्स ऑफ टुमारो प्रोग्राम होता है 18 का, उसमें सिलेक्शन हुआ, ट्रिपल आईटी हैदराबाद में हुआ। फिर उसके बाद एक यहाँ साइंटिस्ट हैं रायपुर में, डॉक्टर दिनेश अग्रवाल, उन्होंने हमें गाइड किया कि आपका ये जो प्रोग्राम है वो बायरैक के लायक है। बायरैक एक फेलोशिप होती है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें इंडिया और बाहर के लोग पूरे अप्लाई करते हैं, साल में 2 कॉल आती है उसकी। तो जब मैंने पूछा कि कौन अप्लाई करता है, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर, रिसर्चर, पीएचडी होल्डर्स, ये सब जो घुसे रहते हैं। तो मैं फिर हंसने लगा कि ठीक है अप्लाई तो कर दूंगा, लेकिन रिजल्ट मुझे पता है नहीं सेलेक्ट होऊंगा। उन्होंने 3 महीने तक ट्रेंड किया बहुत अच्छे तरीके से, और मैं इस सोच के साथ ट्रेंड हो रहा था कि मुझे पता है कि मैं नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि वो बहुत हाई कैपेसिटी पे है। फिर उसका एग्जाम दिया, लास्ट ईयर 29 जुलाई को कंफर्मेशन आई, 3 राउंड होते हैं उसके, कि आपका 74 समथिंग मार्क्स है और आपकी टीम फर्स्ट टाइम में ही सेलेक्ट हो गई है। तो फिर से यकीन नहीं हुआ कि बायरैक जैसा जो प्रोग्राम था उसमें सेलेक्ट हो गया। तो मुझे लगा कि अब जब यहाँ तक जा पा रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ मीनिंग है और कुछ ना कुछ अब होने वाला है। तो ये जर्नी है सुमित फाउंडेशन से जीवनदीप की, जो हम कर रहे हैं, राइट। अब हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि मेरे पास कोई भी रिसोर्स नहीं था। मेरी फैमिली उतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो मैं यहाँ रहूंगा उसको ही बियर कर पाए। आज भी अगर मैं बोलूंगा कि मुझे अपने ही कल्चर में रहना है, मुझे यहाँ करना है, तो क्योंकि मेरे फादर नेक्स्ट ईयर रिटायर होने वाले हैं, वो उसको नहीं बेयर कर सकते। जो भी करना है खुद की गाड़ी में खुद से किक मारना है। तो लेकिन 2018 पे जब मैं इसराइल गया था स्टार्टअप की तरफ से, तो वहाँ मैंने जो तेल अवीव यूनिवर्सिटी है उसकी एचओडी हेल्थ डिपार्टमेंट की, मैंने उनसे पूछा एक बात कि ऑर्गन फेलियर जो है वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, और इसराइल का हम सब एग्जाम्पल देते हैं, इवन पूरी दुनिया इसराइल से डरती है, ऐसा हम पढ़ते हैं। और हर गली नुक्कड़ पे खड़े होकर ये बोलते हैं कि इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपके पास ऑर्गन फेलियर का क्या सॉल्यूशन है? तो उन्होंने एक लंबी सांस लेके कहा कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसराइल की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे थोड़ा सा दुख तो हुआ, लेकिन मुझे लगा कि हाँ मेरा एक और रास्ता खुल रहा है। फिर मैंने वहां से आकर के पूरे, जैसा हम कहते हैं कि हम 218 कंट्रीज हैं इस दुनिया में, मैंने वहाँ की एक एक हेल्थ पॉलिसी पढ़ी सारे कंट्रीज की, देखा कि कहाँ क्या फेलियर है, कहाँ कैसे हम कर सकते हैं। पढ़ने के बाद और दुख हुआ जान के कि ऑर्गन फेलियर इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि ऑर्गन फेलियर में पेशेंट नहीं जाता, वो पूरी फैमिली को लेकर चला जाता है। अब वो भी जाता है, रिसोर्स जाते हैं, उसके साथ और भी लोग जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती है। फिर गवर्नमेंट का भी जो ध्यान है, लेकिन वैसा नहीं है। हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन रेट बहुत लोअर है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। डिमांड काफी ज्यादा है, बहुत सारी चीजें, ये एंडलेस टॉपिक है। तो फिर मैंने एक काम किया कि अब मैं इस अपने स्टार्टअप में क्या कर रहा हूँ, मैं पॉलिसी मेकिंग पे भी काम कर रहा हूँ। पॉलिसी मेकिंग हमारा फील्ड नहीं है, लेकिन पॉलिसी वही है, संडे छुट्टी है, आपको मॉर्निंग 9 o'clock आना है, बहुत सारी चीजें पॉलिसी होती है, हमको परफॉर्म करना है। शादी होने के बाद अगर बच्चा होता है, उसके बाद भी एक पॉलिसी, मतलब हम जब पैदा होते हैं तब से हम पॉलिसीज को ही फॉलो करते हैं। तो अगर पॉलिसीज सही है तो आप बहुत आगे जाएंगे। पॉलिसीज गलत है या अनएक्सेप्टेबल है, फ्रेंडली नहीं है, तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो मैंने पॉलिसी पे काम करना चालू किया। अब सोचिए, मेरे घर पे पापा की जो सैलरी थी वो 28,000 थी, और ब्रदर का ट्रीटमेंट की कॉस्ट थी 60,000। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? 28,000 की सैलरी में 60,000 रुपए का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? एक बार हमारी फैमिली का जो बिल लगाया गया था डिपार्टमेंट में, वो रिजेक्ट कर दिया गया था। डिपार्टमेंट ने ये कहा कि ये बिल रिजेक्ट है। मैंने पूछा क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? उन्होंने बोला रूल है कि अगर आपका बच्चा 18 साल से ज्यादा का है तो गवर्नमेंट उसका ट्रीटमेंट नहीं कराएगी। मैंने पूछा ठीक है, लेकिन क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो बालिग हो चुका है, वो एडल्ट हो चुका है। तो मैं बोला उससे क्या होता है? तो उसने कहा एडल्ट मतलब वो फैमिली पे डिपेंड नहीं है। तो मैं बोला ये पॉलिसी है? तो उन्होंने कहा हाँ। मैं पढ़ा, तो उसमें लिखा था कि 18 साल के ऊपर गवर्नमेंट ट्रीटमेंट नहीं कराएगी। तो मैं बोला अगर उसके हाथ पैर कट गए फिर वो कैसे करेगा, कौन सी जॉब कर पाएगा? तो बोले नहीं, रूल तो रूल है। मैं बोला हार्ट फेल हो गया तो कैसे करेगा? बोले रूल तो रूल है। तो मैंने कहा मेरे ब्रदर को हार्ट में प्रॉब्लम है, उसका हार्ट में ही ब्लॉकेज है, उसके साथ सर्जरी हो चुकी है, उसको उसकी किडनी फेलियर है, उसको बीपी है, आप बताइए वो कौन सी जॉब के लिए एलिजिबल है? मैं बोला वो चल भी नहीं सकता, उसके पैर में स्वेलिंग आ जाएगी। उसके बाद फिर वो अपनी बात पे अड़िग थे कि नहीं पॉलिसी है। तो मैं बोला ठीक है, जो पॉलिसी बनाया उनसे मैं बात करना चाहता हूँ। बोले नहीं आप बात नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं बोला एक काम करते हैं, हम पूरे छत्तीसगढ़ में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय खोजते हैं जिसका बेटा या बच्ची 18 साल 1 सेकंड के बाद जॉब में आ गया हो। ऐसा है क्या? तो उनके पास आंसर नहीं था। ये क्वेश्चन मैं एक आईपीएस से कर रहा था, उनके पास आंसर नहीं था। मैं बोला चलिए ठीक है, हम एक पॉलिसी खोजते हैं कि क्या इंडिया में 18 साल के बाद किसी को पढ़ने या वो बेरोजगार है उसके लिए कोई अलाउंस या कोई फैसिलिटी दी जाती है कि जिसके थ्रू उसके अकाउंट में अपने से पैसे आ जाए? वो भी पॉलिसी नहीं है। तो उन्होंने बिल भी रिजेक्ट कर दिया,
मेरे फादर को बुलाते थे, तो एक कांस्टेबल अपने सीनियर ऑफिसर के पास कैसे जाएगा, वो तो डरता ही रहता है ना। तो मैं अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करके वहां गया। मैंने उनसे 3 बात बोली कि आप लोगों ने 3-4 महीने तक ये फाइल रोक के रखी है। पहली बात, आपको फाइल रोकने का कोई राइट्स नहीं है, इवन प्रेसिडेंट हाउस में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया में 2 ही चीज होती है, हाँ और ना, और दोनों ही केस में या तो फाइल आगे जाती है या तो पीछे जाती है विथ इन्फॉर्मेशन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि ये जो लॉजिक है, मैं आज पढ़ के आया हूँ पूरी बातें, उनसे कहा मैंने। मुझे लगा कि मैं शायद इमोशनल हो रहा हूँ, लेकिन जब मैंने हेल्थ एक्सपर्ट से बात की तो उनका कहना था कि नहीं, ये लॉजिक सही नहीं है। तो तो मैंने बोला कि ये लॉजिक मैं बदलना चाहता हूँ। मतलब जो रूल सेक्रेटरीज बनाते हैं, जो रूल सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, मैं उस रूल को बदलने की बात कर रहा था। जबकि मेरी हिंदी में औकात कहेंगे तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा लेकिन ये नियम गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग मर जाएंगे इससे। तो आपका नियम कहता है कि अगर 18 साल से ऊपर आपका बच्चा है तो उसको गला घोट के मार दो, ये आपका नियम कह रहा है। कोई माँ बाप ऐसा तो नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों को तड़पते तो नहीं देख सकते, लेकिन आपकी सैलरी और फैसिलिटीज भी नहीं है ऐसी। तो कुल मिला के मेरे पास 3 महीने थे। मैंने उनको बोला कि 3 महीने में सर ये मैं रूल भी बदलूंगा, जो मेडिकल जो फाइल है वो भी हमारी क्लियर होगी। घर जाके मैं बहुत डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करके गया था। लेकिन फिर वही बात थी, पैसे नहीं थे घर में, बहुत सारे मतभेद थे, बहुत सारी चीजें थी। और मैं 7 दिन तक कंप्लीट डिस्टर्ब रहा। लेकिन उस डिस्टर्बेंस में मैंने एक लेटर लिखा, गवर्नमेंट को ड्राफ्ट किया। वो लेटर करीबन होगा 6-7-8 पेज का था। और यहाँ से लेकर के प्रेसिडेंट हाउस तक वो लेटर मैंने भेजा करीबन। उसके बीच 15-20 स्टेक होल्डर्स थे, ऑफिसर्स थे, जिनको मैंने भेजा विथ लॉजिक। तो सबने मुझे बोला कि तुमको कोर्ट जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि ऐसी सी बात है। 3 महीने बाद यहाँ के जो राज्यपाल थे, लेट श्री बलराम दास जी टंडन, अब वो नहीं रहे। उनका लेटर आता है कि उस लेटर में लिखा था कि मैं अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करके ये जो बालिग और जो नाबालिग वाला जो नियम है इसको मैं बदलता हूँ। और उन्होंने वो लॉ बदला। ये 3 महीने की मेरी मेहनत थी, मैंने ड्राफ्ट किया। और वो लॉ मेरे भाई के लिए नहीं बदला उन्होंने, उन्होंने पूरे स्टेट के लिए बदल दिया। और वो लॉ आज भी वही है जो हेल्थ वाला था। तो उस समय तक तो सुमित नहीं था, सुमित जा चुका था। लेकिन अब ये है कि अब किसी और का सुमित नहीं जाएगा, कम से कम वो मेरे से गिड़गिड़ाएगा तो नहीं, वो मेरे से झुकेगा तो नहीं। अब बात इसकी भी नहीं, बात ये कि उस कमरे से अंदर आने की, जो लोग वो कमरे से अंदर भी नहीं आ पाते हैं। तो उस दिन मुझे समझ में आया कि सिस्टम को फ्रेंडली बनाना बहुत जरूरी है। तो तब से मैंने पॉलिसी मेकिंग पे काम किया। और उस दिन समझ में आया कि एक 29 साल का लड़का भी, जिसको कोई भी आइडिया नहीं है, वो भी पॉलिसी बदल सकता है। तो तब से फिर मैंने इंडिया के सारे स्टेट से बात करना चालू किया, वहाँ का हेल्थ डेटा निकाला, कंट्रीज का निकाला। और आज भी मैं पॉलिसी मेकिंग पे काम करता हूँ। वेरी फ्रैंकली उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन मुझे पता है कि हर चीज दुनिया में प्रॉफिट के लिए नहीं की जाती, राइट। तो ये जीवन दीप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये बेसिकली एक हाइब्रिड मॉडल है हेल्थ केयर सिस्टम का। मतलब यहाँ ट्रीटमेंट फॉर ऑल है। अब अगर आपके पास फंड्स नहीं भी है तो भी हम आपके लिए एफर्ट करते हैं। हमें लगता है कि आपकी मतलब ह्यूमन लाइफ, क्या जो जानवर है उसकी भी लाइफ की वैल्यू। तो मैं पॉलिसी मेकिंग पे काम कर रहा हूँ, हम लोग टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं। अब मैं आपके बीच आज इसलिए आया हूँ कि मैं अपनी प्रॉब्लम तो बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम सुनाने नहीं आया हूँ। मेरा आप लोगों को ये कहना है कि जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर जो सिस्टम होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। आपको उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करना चाहिए। आप खुशनसीब है, आपके पास एम्स है रायपुर में। हम लोग मोस्टली क्या है, मतलब गलत ट्रेडिशन पे चले जाते हैं, गलत थेरेपीज पे चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपना अनुभव ये कहूंगा कि आप लोग जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पे बिलीव करें, न सिर्फ छत्तीसगढ़ के, बल्कि जो इंडिया के जो अदर स्टेट्स में, वो सारों सारे में। ठीक है। दूसरा, एक बात जो मुझे आपसे कहना है कि कभी भी कोई काम जो है ना, देखिए पढ़ा होगा आपने, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मैं उस कोर्ट पे नहीं जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये बोलने और सोचने से पहले 99% लोग वो एफर्ट लगाते ही नहीं है, उस दिशा में लगाते ही नहीं है। मेरी लाइफ बता रहा हूँ, मैं 10th क्लास तक, मेरी फैमिली में कजन वगैरह डॉक्टर हैं, तो मुझे बच्चे बहुत पसंद है मेरी फैमिली को। तो मुझे लगता था और मेरी फैमिली को लगता है कि मैं नेक्स्ट जनरेशन का पीडियाट्रिशियन होऊंगा। मैं 10th क्लास तक डॉक्टर बनना चाहता था। मैंने 2 महीने बायो की पढ़ाई की। मम्मी ने एक दिन पूछा क्या करोगे, इतनी मोटी बुक है, तुम पढ़ पाओगे? बोला हाँ। क्या करोगे? मैंने कहा पीएमटी फाइट करूंगा। तो बोलते हैं उसमें तो ड्रॉप आ जाता है। तो क्या हुआ? नेक्स्ट ईयर दूंगा। तो बोले फिर ड्रॉप आ जाता है, क्या करोगे? मैंने कहा नेक्स्ट ईयर दूंगा। तो बोलते फिर ड्रॉप आ गया तो उसके बाद ना नेक्स्ट ईयर बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं गया स्कूल, ससम्मान उस बुक को अपने टीचर को दिया। मैंने बोला कॉमर्स सेक्शन किधर है? वहां स्विच कर लिया मैंने कॉमर्स सेक्शन में। ये रियलिटी बता। कॉमर्स पढ़ा, 11th 12th तक कॉमर्स पढ़ा, तो मेरे दिमाग में ये था कि अब छत्तीसगढ़ में एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी मिलने वाला है।
ठीक है। यही रहता था माहौल, हम तो अपने आप पे बड़े रहते थे। 11th 12th तक पढ़ा। अब मेरे यहाँ मामा जी जो है वो बहुत सपोर्टिव है, वो गाइड करते हैं कैरियर को लेकर के, वो भी स्ट्रगल से निकले हैं, तो वो गाइड करते हैं। तो 12th क्लियर हुआ, माइंड पे एकदम था कि अब तो फैमिली से कोई नहीं बोलेगा पढ़ने के लिए। हम कॉलेज में आ गए, पापा जी मैं और मामा जी कॉलेज गए। जैसे कॉलेज में इंटर किया, देखा सब लोग बैठे हैं, गार्डन है यहाँ वहाँ, मतलब मेरे को लगा अब लाइफ पूरी चिल है, अब तो कोई हेडेक नहीं। अंदर डिपार्टमेंट में गया, मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट से 1.5 घंटे के बाद जब मैं निकला, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट पीछे छूट गया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बहुत अंदर आ गया था। क्योंकि मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के डिपार्टमेंट में गया था, बीसीए जो कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट होता है। वहाँ एचओडी ने कहा कि अभी सबसे ज्यादा डिमांड सॉफ्टवेयर की है। पापा तो बोलते थे विक्की को समझाओ, मतलब मुझे, और मामा जी को समझाओ। तो मामा जी मुझे बोले हाँ हाँ कर लूंगा, ठीक है आप बोल रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में चला गया, डॉक्टर से चार्टर्ड अकाउंटेंसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में। बीसीए फर्स्ट सेम क्लियर किया। सेकंड सेम थर्ड सेम में पता चल गया कि मैं इस फील्ड को शायद हमेशा के लिए ना बंद करा दूं इंडिया से, क्योंकि अभी भी हाईएस्ट बैक का जो रिकॉर्ड है वो मेरे ही नाम पे है। 14 18 16 समथिंग, मतलब इतने सब्जेक्ट्स में बैक आए थे। और फिर ये जो ट्रीटमेंट वाली प्रॉब्लम थी चल रही थी, और मैं सोसाइटी में क्या काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ, तो मतलब मेरा ग्राउंड क्लियर नहीं था। अब आप सोचिए, उसके बाद मैं फिर जॉब में आया तो पढ़ाई ड्रॉप कर दी, फिर कहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गया, फिर ये हेल्थ केयर प्रॉब्लम आई, मतलब फिर वापस कहाँ आया, फिर क्विट किया, फिर फाउंडेशन स्टार्ट किया। फिर वो चीज समझ में आई कि नहीं, ये फाउंडेशन से तो मतलब मुकेश अंबानी भी अपनी प्रॉपर्टी लेके आ जाएंगे, पूरी डोनेट कर दो तो 1 साल में खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। फिर वहां से किसी ने गाइड किया तो मैं स्टार्टअप में आया। मतलब आप मेरी लाइफ का ट्रैक देखिए कैसे जा रहा है। लेकिन हाँ, मैं जहाँ हूँ मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं इस ट्रैक पे आ गया हूँ। मुझे लगता है कि शायद मैं प्लानिंग करके आता तो कभी नहीं आ पाता। ठीक है, परिस्थितियां लेके आई। लेकिन मतलब मुझे जो अपने सराउंडिंग से सीखने मिला ना, वो ये मिला कि आपके पास कोई रिसोर्स नहीं भी हो ना, तो आप हारना तो मत बिल्कुल भी, आप ट्राई करते रहना। क्योंकि आज मैं सिर्फ नहीं, अपने सर्कल को देखता हूँ, बहुत सारे जो सोशल हैं, जो स्टार्टअप सर्कल है, सुमित भैया हैं, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ। तो सबका एक अपना कमिटमेंट रहता है, विदाउट रिसोर्सेज, विथ रिसोर्सेज और विदाउट रिसोर्सेज, कि हमको उस कमिटमेंट को 110% अपना देना है। ये नहीं कि जीतने के लिए, इसलिए कि कल आप आईने के सामने खड़े हो तो ये नहीं होना चाहिए कि हमने कभी एफर्ट ही नहीं किया। जब हमने एफर्ट किया तो सुमित फाउंडेशन बनाया। अब एक फाउंडेशन से स्टार्ट होकर आज उसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। पहले मैं काउंट करता था, 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस मेडिकल केसेस। एक टाइम पे मुझे लगा कि यार ये तो खुशियां हैं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं, और खुशियां कैसे काउंट कर सकते हैं। आप नहीं बोल सकते ना मैं आज 1 किलो खुश हूं करके, नहीं बोल सकते ना, मैं खुश हूँ। आपको देख के लोग बता सकते हैं कि आप कितने ज्यादा खुश हैं। तो हमने उस दिन से काउंटिंग बंद कर दी। आज मुझे लगता है 13 स्टेट के लोगों की हम लोगों ने यहाँ बैठ के मदद की। 13 स्टेट के लोग हैं। मैं अगर वर्स्ट केस में बताऊं तो 1000 से ज्यादा मेडिकल केसेस होंगे, वर्स्ट केसेस। फंड रेजिंग के बारे में बताऊं तो मुझे नहीं पता कि कितनी फंड रेजिंग की, ऑफिशियल अनऑफिशियल लोगों को जो मदद की, वो भी काउंट के बाहर है, अच्छा अमाउंट है। लेकिन ये था कि हाँ, लोग बच रहे हैं, इस बात की ज्यादा खुशी थी कि जो सिस्टम है वो नहीं बचा पा रहा है, और हम वॉलंटियर्स की जो एक एफर्ट है वो बचा पा रही है। फिर जीवन दीप में जब आए तो हमने देखा कि नहीं, अब चीजों को सिस्टमेटिक करना है। तो यहाँ मेरा जो है वो जो टॉपिक है, यहाँ जो मेरा फोकस है वो 3 बातों पे है। पहला ये कि आपका हेल्थ केयर डोमेन जो मैंने आपसे कहा। दूसरा जो आपका जो डोमेन है कि आपका जो कमिटमेंट, कि आप अपने काम के प्रति करते हैं। जैसे आज आप यहाँ पास आप जॉब करते हैं, नो डाउट आपका एक करिकुलम बना होगा, सारा कुछ बना होगा। लेकिन जैसे मुझे आप पूछेंगे मुझे कौन पसंद है, तो मैं बोलूंगा कि जो बियॉन्ड द लिमिट सोचते हैं, अपने लिए, कंपनी के लिए। क्योंकि देखिए माइक्रोसॉफ्ट हर कोई ज्वाइन करना चाहता है, मैं भी ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन एक बात बताइए, आप अपने ऑफिस को माइक्रोसॉफ्ट जैसा बनाना कितने लोग चाहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। हर कोई यहाँ से बैंगलोर ही शिफ्ट होना चाहता है, लेकिन वो कौन है जो बैंगलोर के बंदे को यहाँ लेके आना चाहता है? सिंपल लॉजिक है, मेक सेंस। भीड़ में हम सब शामिल होते हैं, राइट? भीड़ से आप अलग कीजिए। और इसलिए नहीं दिखाने के लिए, इसलिए नहीं पैसे कमाने के लिए, आप सिर्फ करना तो चालू कीजिए, आप अपने आप हो जाएंगे। मैं कभी नहीं सोचा था कि इसराइल जा पाऊंगा, कभी भी नहीं। लेकिन इसराइल गया, वहाँ की तेल अवीव यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर आपकी हिंदी इंग्लिश 100% है, तो मेरी जो इंग्लिश है वो 0.25% है। आप जो बोलेंगे मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, मैं लिख के बता दूंगा आप ये बोल रहे हैं, इतनी स्ट्रांग है। लेकिन आप जैसे मैं फ्लुएंसी में नहीं बात कर पाऊंगा। मैं अपॉइंटमेंट भी नहीं ले पा रहा था इसराइल में। तो मेरे साथ जो फ्रेंड थे, टेकमेंट कंपनी जो भिलाई में, सोमेश शर्मा, उन्होंने मेरे को बोला कि रविंद्र, आज तो मैं तेरे लिए अपॉइंटमेंट ले दूंगा, लेकिन कब तक? तू मेरी शादी करेगा क्या? तुम्हारा बात तो सही है। तो बोले रुक जा, मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात की, वहाँ के एचओडी ने टाइम दिया, अब बोले तू जा।
बोले वो तेरी फीलिंग को समझेंगे, बोले तो लिपसिंग भी करेगा ना तो समझेंगे। मुझे सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया गया था यूनिवर्सिटी में, 15 मिनट का, उस एचओडी ने। और फॉरेन में तो आप जानते हैं टाइम के लिए कितना स्ट्रिक्ट होते हैं। लेकिन जब मैं वहां से निकला तो 2 घंटे बाद निकला था, उन्होंने मेरी बातें 2 घंटे तक सुनी, पूरी नोट डाउन की। और मैंने उनको पहले बोला कि मेरी टूटी फूटी इंग्लिश है, मुझे नहीं आती, अभी भी मैं टच में हूँ। तो मैं फिर से 3 पॉइंट पे आऊंगा कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारा अपने काम के प्रति कमिटमेंट, ठीक है। और तीसरा एक जो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि जैसे एकदम ओपनली कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा। देखिए, हम सब पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। लेकिन पता है हम लोग बहुत इग्नोर करते हैं चीजों को, ऑलमोस्ट। हमारे ऊपर जब बात आती है ना तो हमारे आंख से आंसू निकलने लगते हैं, हमारी हमारी पैंट गीली हो जाती है डर के मारे कि यार ये प्रॉब्लम है, ये कैसे सॉर्ट आउट होगी। लेकिन जब वो बगल वाले के पास रहती है ना, या कोई सड़क चलते के ऊपर आ जाती है ना, तो पढ़ा लिखा वर्ग ही ऐसा होता है जो उसको इग्नोर करता है। ये मेरा अनुभव है, गलत हो सकता है, या कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या इसमें आप कुछ परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। देखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबल आप तभी नहीं होंगे जब आप किसी एक्टिविटी में या सीएसआर में पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे पता है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सबके अंदर एक अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल, शायद आप किसी को भूखा नहीं देख सकते होंगे, ये हो सकता है आपके अंदर। एक एग्जाम्पल कि आपको लगता होगा कि यार कोई नंगे बदन नहीं रहना चाहिए। एक एग्जाम्पल, आपको लगता है कि कोई छत के बिना छत के नहीं होना चाहिए। आप सोचती होंगी कि वुमन इश्यूज को क्यों टैबू बना दिया गया है। पुट कर रहा हूँ, कुछ डिफरेंस हो सकता है। एक एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपकी इसी चेयर पे हर वो लड़की बैठी होनी चाहिए जो सड़क पे रहती है, जिसके पास झोपड़ी भी नहीं है, या जिसकी आप न्यूज सुन लेते हैं, वो यहाँ क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये यहाँ के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं कर पा रहे। तो सबके अंदर रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसको एक कोट करके रह जाते हैं, आपस में डिस्कस करके रह जाते हैं। तो मेरा आना या मेरा आपसे बात करना तभी सार्थक होगा कि जब ये टू वे कम्युनिकेशन होगा। मेरा मानना है कि आप अपनी लिमिट को क्रॉस कीजिए। देखिए, कोई कंपनी, कोई एनजीओ, कोई कम्युनिटी आपको सपोर्ट करेगी तभी आप किसी की मदद कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर किसी की बाउंडेशन नहीं, वर्ल्ड में कोई नहीं रोक सकता, कोई लॉ कुछ भी नहीं। आपको जो मन में आ रहा है ना, करिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि आप अगर यहाँ काम कर रहे हैं या कहीं भी अपने करियर में, तो उससे सोसाइटी को क्या मिल रहा है? आपकी कंपनी से नहीं, आपकी सैलरी से नहीं, आपने क्या किया है अपने इंटायर लाइफ में। आपको ये ना, ये बिल्कुल अपने डीएनए में डाल लेना चाहिए। और ये बात तो मुझसे मत कहिएगा कि कोई भी इंसान बिना मदद के पहुंचा, या उसकी फैमिली बिना मदद के आज यहाँ तक पहुंची जहाँ वो है। वर्ल्ड में हर इंसान को मदद की जरूरत होती है। जिस दिन आप पैदा होते हैं ना, उसी उसी दिन आप कर्जदार हो जाते हैं, उसी दिन आपको बहुत सारी मदद मिली हुई होती है। मैंने आपको बोला ना कि मैं एक रिक्शा वाले का एग्जांपल देता हूँ। आपको ये नहीं पता कि एक रिक्शा वाले का आपकी लाइफ में क्या योगदान है। मैं बोलता हूँ आपके पेरेंट्स के इक्विवेलेंट है। वो अगर नहीं होता ना, तो आप कभी भी टाइम पे स्कूल या किसी भी जगह पे नहीं पहुंच पाते। राइट? वैसे बहुत सारे लोग हैं। तो आपको बिल्कुल महसूस होना चाहिए। कई बार हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, बहुत सारी न्यूज पढ़ते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इवन आपकी सिटी क्या ही इंसिडेंट रहता है, हम ये भी नहीं सोचते कि यार हम वहां जाएं क्या, या किसी को भेजें क्या, या डिस्कस करें क्या। मैंने देखा है, और इस सोसाइटी में आने के बाद तो देखा है, तो बहुत ज्यादा दुख होता है। क्यों? क्योंकि हम सब पढ़े लिखे लोग हैं ना, रिसोर्सफुल लोग हैं ना, हमारे पास एक्टिवा है, कार है, कंपनी छुट्टी दे सकती है। हम सोच सकते हैं अरे हमारी सैलरी भी है कि हम चलो कुछ कर सकते हैं। एक बार की सैलरी देने में तो कोई मर तो नहीं जाएगा ना, या किसी के यहाँ तबाही तो नहीं आ जाएगी ना। मेरे वर्ड गलत हो सकते हैं, पर आप इस बात को दिमाग में रखिए कि वो बंदा भी उतना ही रिसोर्सफुल है, उतनी उसकी लाइफ की वैल्यू जितनी आप सबकी है। बस फर्क ये है कि आपको एक हाथ मिला जो यहाँ तक लेके आया, और उसको वो नहीं मिल पाया। और जिस दिन उसको हाथ मिल जाएगा ना, वो और आगे चला जाएगा। ठीक है? तो आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए। मुझे मतलब कभी भी ऐसे बोलने जाना कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है ना, मैं भी मैं भी उस जगह पे बैठ के मैं भी सुनता हूँ, और मैं भी फॉलो अप नहीं कर पाता था पहले। लेकिन अब सोचता हूँ कि हाँ, कोई बोल रहा है तो क्या उस एक लाइन को अपने उसमें उतार सकता हूँ, क्या वो एक एफर्ट दे सकता हूँ। अच्छा, ये एफर्ट किसी के लिए भी हो सकता है। सोसाइटी मतलब बाहर का कोई अनप्रिविलेज्ड पर्सन नहीं होता, वो आपके अंदर भी हो सकता है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है। आपके यहाँ कोई, मान लो कोई की पर्सन की डेथ हो गई, उसकी फैमिली को आप समहाउ सपोर्ट कर रहे हैं, उसका इंश्योरेंस आपने करवा दिया, आपने बता के या बिना बताए उसके बच्चों के एजुकेशन को अपने या दोस्तों के साथ करें, कुछ भी हो सकता है वो। या किसी इशू पे अगर काम नहीं कर रहे तो लिख भी रहे हैं। मैंने अभी तक 2000 3000 से ज्यादा लेटर लिख डाले हैं सबके इश्यूज के लिए। मुझे अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं इस छोटे सेशन में डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन आप देखेंगे तो वो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज रहा जो हमने किया। तो
अब मुझे सच में नहीं पता होता और आज भी नहीं पता कि मेरी जर्नी कहाँ जा रही है, लेकिन ये मुझे पता है कि हाँ, शायद आप लोगों के साथ मिलके या अपने टीम के साथ मिलके, जीवनदीप के साथ मिलके मैं इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत बड़ा चेंजेस लाऊंगा, बदलूंगा। क्योंकि बीमारी प्रॉब्लम कोई जोग्राफिकल एरिया देख के कभी नहीं आती है। आप अगर रिच भी होंगे ना और प्रॉब्लम आ जाएगी तो कहते हैं राजा से रंक बन जाना, वो बन जाएंगे। ये भी मैंने देखा है कि एक करोड़पति भी अरबपति भी कैसे सड़क पे आ जाता है सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से या एक इश्यूज की वजह से। तो हमको कम्युनिटी वर्क बहुत जरूरी है। हमारी जो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो बहुत जरूरी है। मैं आपको समाज सेवक बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस एक बात कहूंगा, वैभव भैया कल आए थे तो मैंने उनसे एक बात कही कि हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमको इंसान क्यों बनाया गया है। बात सुन के हंसी आएगी, मैं बोलता हूँ हाँ, मैं कुत्ता बिल्ली क्यों नहीं बन गया? मैं एक सुअर के रूप में क्यों, एक कीड़े मकोड़े या जोंक के रूप में या मछली के रूप में मैंने जन्म क्यों ले नहीं ले लिया? उसका भी तो धड़कता रहता ना दिल। लेकिन इंसान क्यों बनाऊं? वर्ल्ड में सबसे पावरफुल चीज क्या है? इंसान का दिमाग। वो चीज मुझे ऊपर से आप सबको और जितने भी इंसान हैं उनको ऊपर वाले ने बना के भेजी है। और हम यही मीनिंग भूल जाते हैं कि हम इंसान क्यों हैं। हम प्रोफेशनल हो जाते हैं। हमको सिर्फ हम ऐसे देखने लगते हैं कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो मैं बस ये बोलूंगा कि सारी बातें एक तरफ है, आप ये मत कभी भूलिएगा कि आपको इंसान क्यों बनाया गया है। आप अगर 1% सोच लेंगे ना, तो मैं कहता हूँ आप अपनी इंटायर लाइफ में एक काम कीजिए, एक काम सिर्फ। एक एग्जाम्पल है, एक बच्चे को एजुकेट कर दीजिए इंटायर लाइफ में, मत कीजिए उसके अलावा। 130 करोड़ लोग हैं इंडिया में, उससे ज्यादा हो गए होंगे। मैं मेरे बोलते साथ हो सकता है 25-50 हजार और बढ़ चुके होंगे। तो 130 करोड़ लोग का 10% आप निकाल दीजिए। अगर 10% लोग भी साल में अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे 365 दिन में, तो कितनी प्रॉब्लम्स कम होगी? वैसे ये फिगर सुनने में अच्छा लगता है, मैं बोलता हूँ कि आप जितना वर्स्ट परसेंट ले सकते हैं लीजिए। हम लोग अपने जीवनदीप में सुमित फाउंडेशन में किसी की मदद नहीं करते, उसको ये सिखाते हैं सबसे पहले कि अगर मैं मर जाऊंगा, मेरी टीम मर जाएगी, तब आप कैसे करोगे? तब आप खाना नहीं खाओगे, तब आप इलाज कराने नहीं जाओगे। उसको चीजें सिखाते हैं, जानते हैं क्यों? चीजें सर्कुलेट हो, समझे? फ्लो ऊपर से नीचे नहीं आता, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। बहुत सारे केसेस, कुछ यूज केसेस में ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो कभी भी मत भूलिएगा, मेरा जो डोमेन है वो इसी चीज में है, तो मैं इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर पाऊंगा, है ना? बातें तो बहुत ज्यादा लंबी है, बहुत सारे हमने किए हैं। मैं फेसबुक पे कभी कभी ब्लॉग्स लिखते रहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के, ताकि वो शेयर हो, लोग समझें। कभी कभी गवर्नमेंट को भी लेटर लिखता हूँ, तो मैं ओपन लेटर लिखता हूँ। वो इसलिए क्योंकि देखिए, दर्द वही है, किरदार बस चेंज होते हैं। वो इसलिए ताकि आप उस नाम को एडिट करके अपनी प्रॉब्लम्स उसको लिख पाओ। मैं तरीका बताता हूँ कि आप ऐसे लिखो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं होगी तो मैं बैठा हूँ, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है, कम्युनिटी के साथ वर्क करना बहुत जरूरी है, और कमिटेड रहना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। हम लोग क्या ना, जैसे कंफर्ट जोन में जाते हैं, जैसे हम हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती है, हम बोलते हैं ठीक है यार, मेरी लाइफ तो अच्छी चल रही है ना, मेरे बच्चे तो अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, उससे क्या करना? और दुखद बात यह है कि सारे हमारे अपने बीच के लोग हैं जो ये सोचते हैं। कोई दूर का एक एक गरीब आदमी नहीं सोचता, क्योंकि उसके पास तो सोचने के लिए कुछ नहीं। उसके लिए उसकी सोच उसकी 2 वक्त की रोटी बस है, उससे आगे नहीं निकल पाता है। हमेशा ना एक दिन अपनी चेयर छोड़नी पड़ती है। आप ये चीज सोचिए कि आपको अपनी चेयर छोड़नी है। आप सोचिए अगर आप यहाँ हैं तो आप उस चेयर पे कैसे जा पाएंगे? क्योंकि यहाँ आपको किसी को बैठाना है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि देखो, आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आपकी वजह से कौन आगे बढ़ रहा है, क्यों आगे बढ़ रहा है? यकीन मानिए बहुत पीसफुल है ये। मुझे अभी कोविड आया था, फर्स्ट फर्स्ट ईयर कोविड में तो माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम थी। सेकेंड ईयर जब कोविड आया था ना, सुबह 5-5:30 बजे एक लेडीज की कॉल आई चिल्लाते हुए। वैसे मेरा फोन कभी भी बंद नहीं करता मैं, चालू ही रहता है। आप कॉल करेंगे तो उड़ जाएगा, बंद नहीं होगा। तो कॉल आई और चिल्ला रही थी बेड चाहिए बेड चाहिए। मैं बोला यार, मुझे आज तक हजारों कॉल आई, लेकिन ये बिस्तर क्यों चाहिए उसको, ऑक्सीजन क्यों चाहिए? वो 5-5:30 बजे कॉल आई और उसके बाद 9 बजे तक 30-40-50 कॉल आ गई। एक मुझे लगा कि हॉलीवुड मूवी का कोई सीन चल रहा है क्या, ये दुनिया खत्म हो रही है। देखा तो सेकंड कोविड बहुत तेज हो चुका था, दिमाग ही काम करना बंद कर दिया कि मैं बेड कहाँ से लेके आऊंगा, मैं डॉक्टर पैदा थोड़ी ना कर सकता हूँ, या बेड खरीद के कहाँ से लेके आऊंगा, ऑक्सीजन कहाँ से लाऊंगा? देखा न्यूज, लैपटॉप में देखा, फोन में बात किया, तो बोले एकदम से बढ़ रहा, लॉकडाउन हो गया। हमने दिमाग लगाया कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2-3 लोगों से बात किया, फिर पता चला कि भैया एक एम्बुलेंस चाहिए, मिलेगी क्या? मेरे पास नहीं है एम्बुलेंस। बोला क्यों, क्या हो गया आपको, मिल नहीं रही है? बोलते मिल रही है भैया, पहले दिन नॉर्मल डे से 500 रुपये लगता था, और अभी एक कोविड पेशेंट को लोकल रायपुर में शिफ्ट करने के लिए 5,000 रुपये मांग रहे हैं। बोला 5,000 रुपये, वो पागल हो गया क्या?
तो बोले भैया सबका यही रेट है। तो मैं बोला नहीं यार, मेरे पास तो एम्बुलेंस भी नहीं है। फेसबुक पे तुरंत मैंने लाइन लिखी कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, मेरे पास फोर व्हीलर आज भी नहीं है। मैंने बोला मुझे एक गाड़ी चाहिए और एक कोई बंदा चाहिए, क्योंकि मुझे प्रॉपर ड्राइविंग नहीं आती। तो बोले क्यों? मैंने बोला मैं पेशेंट शिफ्ट करूंगा, मैं निकल रहा हूँ अब, क्योंकि फोन अटेंड करते रहना सॉल्यूशन नहीं है। प्रमोद साहू आपके रंगोली आर्टिस्ट हैं, रायपुर के इंटरनेशनल रंगोली आर्टिस्ट, आप में से कुछ लोग जानते होंगे। उनकी क्रेटा खड़ी थी, उन्होंने दे दी। तो मैंने कहा आप क्रेटा आप दे रहे हो, आपको पता है इस गाड़ी को जब आपको लौटाऊंगा तो ये फुल ऑफ वायरस होगी। तो उन्होंने कहा अभी तो खड़ी है, ले जाओ। उनकी गाड़ी ली क्रेटा। और एक मेरा फ्रेंड है, वीडियो जर्नलिस्ट है, अरविंद सोनवानी, जो एबीपी न्यूज में थे। इतने सारे कॉन्टेक्ट्स में एक ही आदमी ने रिप्लाई करके थम्स अप किया था कि मैं आ रहा हूँ गाड़ी ड्राइव करने के लिए। तो वो ड्राइवर थे और मैं कंडक्टर था। पैक किया खुद को, पीपी किट ली, गाड़ी के पीछे सैनिटरी पैड से लेकर के जो चीजें हो सकती थी डाल दी। हमको नहीं पता था कब क्या इस्तेमाल होगा। बीच में स्पेस था, बड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर डाल दिया उसमें। उसके बाद हम लोग सुबह 9 बजे से लेकर के रेस्क्यू करते थे, रात को 2 बजे 3 बजे तक। क्या करते थे, जो भी पेशेंट जिनको गाड़ियां नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको लेकर के हॉस्पिटल में शिफ्ट करते थे। और हमने ऐसे करते करते यहाँ से एक गाड़ी चालू हुई, फिर आईआईटी जो भिलाई है उसने एक अपनी एम्बुलेंस दी। उसके बाद हमारे कुछ दोस्त हैं, उनका भी और डर खत्म हुआ, तो 3 लोग भिलाई से भी आ गया है, 3 4 लोग, उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की बिलासपुर से। ऐसे करते करते हम लोगों के पास 40 सिलेंडर थे बड़े, और 11 गाड़ियां थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को लेके घर ड्रॉप कर रही थी, पेशेंट को वहां। और उन्हीं लोगों को ड्रॉप कर रही थी, मतलब चाहे माँ बाप हो चाहे बच्चे, लोगों ने छोड़ दिया था अपने कोविड पेशेंट को, कोई नहीं देख रहा था। मैंने 3 प्रेग्नेंट लेडी को एम्स शिफ्ट किया। तो जो मैं पीस और सुकून की बात कर रहा था ना, वो ये था, जब मैं व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहा था ना, तो जो बच्चे की डिलीवरी, उस बच्चे की फोटो आई थी। तो वो सुकून है। अब उस टाइम पे वो कॉल थी, वो कॉल लेना था कि आपको क्या करना है। मैं जानता था कि ये जो हम 11 लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। घर से बहुत डांट पड़ रही थी उस टाइम पे, लेकिन अच्छा लगा। मतलब वो मैं नहीं चाहता कि वो फेज दोबारा है। लेकिन हाँ, मैंने कोई माउंट एवरेस्ट तो नहीं चढ़ा, पर फीलिंग वही वाली थी कि हाँ कुछ अच्छा किया है। मोर देन 400 लोगों को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट किया था, इस कोविड की बात कर रहा हूँ। तो इसमें इस टॉपिक पे तीनों चीजें आ गई। हेल्थ केयर भी आ गया, दूसरा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आ गई, और तीसरा अपनी टीम का कमिटमेंट भी आ गया कि हाँ यार, पब्लिक, क्योंकि आपको भी पता, पब्लिक हेल्थ केयर ने बचाया है सिस्टम को। प्राइवेट सेक्टर ने थोड़ा देर से कदम रखा, उन्होंने भी बहुत मेहनत की। ठीक है। और मैं नहीं, उन लोगों का भी कमिटमेंट जिन्होंने सिर्फ बॉडीज को जलाने के लिए काम किया, जो हॉस्पिटल में चौकीदार से लेकर के ऊपर तक जिन लोगों ने ड्यूटी की, वो लोग, उन सभी का कमिटमेंट जो आज हमारे बीच नहीं है ना, वो जानते थे। और आपसे कई गुना सैलरीज थी उनकी, कई गुना, डॉक्टर्स की, सबकी। लेकिन वो जानते थे कि क्या होने वाला है। राइट। लेकिन आज वो नहीं है। और उन्होंने जो किया वो करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और बात कलेजे की नहीं है, बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर लोग मरते जाएंगे तो क्या होगा। क्योंकि देखो, घर बैठोगे तो क्या नंबर नहीं आएगा, नंबर तो आएगा, लेकिन बेटर है ना कुछ कर लो आप। तो ये एक मेरी लाइफ का सबसे मोस्ट एग्जाम्पल पार्ट था कि हाँ, हमने सही टाइम पे सही कॉल ली। क्योंकि हम डॉक्टर नहीं बना सकते थे, हॉस्पिटल नहीं बना सकते थे, पर हाँ, हम ड्रॉप कर सकते थे। हमने रायपुर से 140 किलोमीटर सराउंडिंग तक पेशेंट्स को लेके रेस्क्यू किया है। और सच बता रहा हूँ तो अभी जैसे हम थक जाएंगे, रात को सब सो जाएंगे, उस टाइम पे नींद नहीं आती थी। मुझे लगता है 24 घंटे में से हम 2 या 3 घंटे सिर्फ रेस्ट करते थे, सोते नहीं थे। और सच में नींद नहीं आती थी। कभी ऐसी थकी नहीं। मतलब ऐसा लगता है ना कि आप कुछ कर रहे हैं तो कोई एक एनर्जी जो आपको पुश करती है टुवर्ड्स योर गोल। तो वो चीज वही लोगों ने सपोर्ट किया। लास्ट मोमेंट पे हमने देखा कि हमारी गाड़ी भी फेल हो रही है, क्योंकि एम्बुलेंस एम्बुलेंस होती है। मैंने एक छोटा सा मैसेज डाला कि हमको एम्बुलेंस लेनी है यार। देखा एम्बुलेंस तो छोटी सी आती वैन की, 5 7 लाख रुपए की, ठीक है कहीं से मिल जाएगा। लेकिन उसमें क्या करेंगे? पेशेंट को लेटा देंगे बस, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है? 2 3 एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने बोला नहीं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। बोला बड़ी एम्बुलेंस? बोले हाँ बड़ी ले लो। उसका कोटेशन निकलवाया, तो 22 लाख रुपए की एम्बुलेंस। 22 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? लेकिन मैंने बोला पोस्टर बना के डाल तो दो। डाल दिया। 1 महीने के अंदर फोर्स की टॉप मॉडल 22 लाख की एम्बुलेंस खड़ी हो गई। 15 लाख रुपए समथिंग हमने रेस किए। और मैक्सिमम उन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया जिन्हें हम जानते नहीं है, जो देख रहे थे वर्क को। कुछ फंड बचा था तो उसके लिए हमने लोन लिया। एक एम्बुलेंस आ गई, उसको दौड़ाने लगे हम लोग। फिर भी कम पड़ रही थी, तो कृष्णा पब्लिक स्कूल आपने सुना है, यहाँ पर मिस्टर आशुतोष त्रिपाठी सर हैं। वो अच्छे दोस्त भी हैं, वॉलंटियर भी हैं टीम में। तो उनसे मैं डेली बात करता था अपने डिसअपॉइंटमेंट को लेकर के। अपने डॉक्टर सारे फ्रेंड से अपनी भड़ास निकालता था। मतलब मर रहे हैं लोग, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, बोलते हैं क्या करना है? और मुझे गाड़ियां चाहिए। तो बोले बस, उन्होंने लास्ट ईयर अपनी बसेस दे दी थी। लेकिन मैं बोला बस से कोई काम नहीं होगा। तो बोले एम्बुलेंस चाहिए।
बोले कल सुबह मेरे यहाँ ऑफिस से स्टाफ आपको कॉल करेगा। सुबह उनका स्टाफ 18 लाख रुपए का चेक लेकर के टाटा विंगर के ऑफिस में खड़ा था कि एक एम्बुलेंस तुरंत चाहिए। तो कोविड टाइम में एक एम्बुलेंस हमने आपस में ली और एक एम्बुलेंस हमें गिफ्ट में मिली। बहुत सारे ऐसे लोगों का गिफ्ट मिला कि जो इस चीज को समझा, उन्होंने देखा कि टीम काम कर रही है, इसका कमिटमेंट है, मतलब करना है, मुझे पता है रिजल्ट क्या आ सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप प्लान करोगे ना साल में एक एम्बुलेंस लेना, तो नहीं ले पाओगे। तो मैं आपको वही कह रहा हूँ, एक होती है प्लानिंग, एक होता है जो परिस्थितियां आपको सिखाती है। और लिटरली पागलपन रहना जरूरी किसी चीज के लिए, मतलब कभी कभी ना आप चीजों को छोड़ दे कीजिए, ब्लाइंडली जाने दीजिए। कहावत है ना, घोड़े को छोड़ देना चाहिए। तो आप वो घोड़ा बन जाइए। गिरोगे ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, लेकिन रिजल्ट के साथ ही गिरोगे आप, आपके हाथ में रिजल्ट होगा। तो जो लास्ट का इंसिडेंट मैंने शेयर किया ना, बहुत बड़ा काम नहीं किया। वही काम किया जो हॉस्पिटल में चौकीदार कर रहा था, वही काम किया जो डॉक्टर कर रहा था, वही काम किया जो स्वीपर कर रहा था, वही काम किया जो हर वो इंसान कर रहा था जो उस समय सोसाइटी में बाहर था। राइट। तो हम भी उसके इक्विवेलेंट स्टेक होल्डर थे, लेकिन हाँ काम मजेदार था, और उसका रिजल्ट उससे ज्यादा मजेदार था। मुझे और ज्यादा खुशी होगी कि उस बच्चे को अगर गोद में लूंगा तो, क्योंकि ये तो श्योर था कि अगर नहीं करते तो वो मदर भी जाती है और बच्चा भी चला जाता, और वो सारे लोग चले जाते। हमारा जो सक्सेस रेशो था 99% समथिंग था, हमारे 3 पेशेंट बस एक्सपायर हुए, बाकी सारे बचे। तो कुछ खास नहीं है। मैंने आपको सुमित फाउंडेशन के बारे में बताया, जीवनदीप के बारे में बताया, अपना वर्क, अपना करने का तरीका बताया कि मैं जैसे मैं सोचता नहीं हूँ। अभी कुछ लोग हैं उन्होंने सोचना सिखाया है, तो तब भी मैं उसी तक सोचता हूँ जितना वो सिखाते हैं। और माइंड पे हमेशा एक बात रखता हूँ कि मुझे इस चीज को करना है, और करना तो नहीं, टच तो कर लूंगा ना। और एक जो है मेरा ड्रीम, वो आपके सामने शेयर करता हूँ। मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं एक ट्रांसप्लांट सेंटर बनाना चाहता हूँ, जहाँ सर से लेकर के पैर तक का ट्रांसप्लांट हो, विदाउट एनी फॉर्मेलिटीज। मतलब कहने का मतलब वहाँ आपकी लाइफ को पहले वैल्यू की जाए, फॉर्मेलिटीज तो बाय डिफॉल्ट चीजें, फंड्स को वैल्यू ना की जाए वहाँ पर। मुझे लगता है फंड्स भी आ जाएंगे कहीं ना कहीं से। और मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ को एटलीस्ट लोग इसलिए जाने, ये मेरी मन की ख्वाहिश है। मैं बिलासपुर से हूँ, अक्सर लोग छोटे शहर, बड़े शहर, 2 टायर 3 टायर फर्स्ट क्लास सिटी की संज्ञा देते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि 2 टायर 3 टायर क्या होता है। मुझे समझ में आया कि शहर शहर होता है, गांव गांव होता है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट होता है, मतलब वही वर्ड है, मैं ज्यादा उस पर डीप ड्राइव नहीं करता। बट आई वांट कि लोग बिलासपुर को, रायपुर को, छत्तीसगढ़ को जाने कि इन्होंने 218 कंट्रीज के हेल्थ सिस्टम में चेंजेस किए। और अब तो और ये चाहता हूँ, इलोन मस्क को गलती से पढ़ लिया है कि वो मंगल ग्रह में भी जीवन देख रहे हैं या दूसरी सिटीज में सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अगर वहां का भी हेल्थ सिस्टम बने ना, तो उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन रहे। ये थोड़ी आगे की बात है, लेकिन मैं लिटरली सोचता हूँ कि क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, कि हेल्थ तो वहां भी जरूरी है। तो मुझे लगा कि मुझे नहीं पता कि इंटरेस्टिंग सेशन था या नहीं, और मुझे जो भी था मेरे मन पे था, क्योंकि मैं अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो मन में आता है मैं बोल देता हूँ। तो ये बातें मैंने आपके सामने रख दी। पॉइंट को रिपीट करूंगा, मेरा जो फोकस है पब्लिक हेल्थ केयर पे, जिसको स्ट्रॉन्ग करने पे आपको मदद करनी चाहिए, आपको उस पर सबसे पहले बिलीव करना चाहिए, कोई भी अगर आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं तो। दूसरा ये है कि आपका अपने काम के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। आपकी जेब भारी हो, आपके आपके बदन पे कपड़े नहीं हो तो भी, कि आप कमिटेड रहो, हो जाएगा, लिटरली हो जाएगा। मैं कभी शेयर करूंगा, हम फ्रेंडली बैठेंगे ना, मैं आपको 50 अपने अपनी टीम कैसे काम शेयर कर दूंगा, कि अगर उसको एक प्रॉपर वे में किया जाता तो शायद नहीं हो पाते। मोर देन 400 से ज्यादा मेरे पास केस स्टडीज है कि जो लोग खड़े थे, बिल्कुल रेडी टू डाई थे, रेडी टू डाई। कुछ स्टोरीज में आपको बताऊंगा विद प्रूफ, तो आप कभी बिलीव ही नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं बिलीव कर पाएंगे आप लोग। तो ये कमिटमेंट होना चाहिए। और तीसरी बात, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, लेकिन याद रखना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे वर्ड, जैसा कोई वर्ड नहीं होता, जो होते हैं वो आप होते हैं। तो आप मेरी बात पे बिलीव मत कीजिए। आप ये सोचिए, आपका भी दिल धड़कता है ना, आपको भी पेन होता है ना, आपको भी कपड़े चाहिए, आपको भी खाना चाहिए ना, उसको भी चाहिए। आप एक के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सिर्फ सोचना है, बिना किसी को ज्वाइन किए, किसी एनजीओ का फॉर्म भरे, किसी कंपनी का फॉर्म भरे, आप कर सकते हैं। और आपको करना चाहिए। उसका रीजन है आपको पीस मिलेगा, आपको अपनी मीनिंग समझ में आएगी। और एक दूसरा रीजन, कि कर्म का जो फल कहते हैं ना, मैं आप लोग जितने आध्यात्मिक है उतना ही मैं भी मानता हूँ, सभी धर्मों को, अपने धर्म को उतनी पूजा पाठ करता हूँ, नॉर्मल भगवान से बात करता हूँ, वॉट। तो इसका आपको फल जरूर मिलेगा, आप देखिएगा लॉन्ग टाइम पे। आज मैं अगर यहाँ पास खड़ा हूँ ना, और मैंने लोगों को बचाया है ना, तो मेरे पास, मेरा बैंक बैलेंस अरबों रुपए में नहीं रहे, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं रहे, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया, और वो काफिला बढ़ता गया, टीम आती गई, लोग जुड़ते गए, छोड़ते गए। तो ये ओवरऑल पूरी जो ये जो जर्नी है,
वो इस तरह की है। तो और हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज थोड़ी और डीप में कि जब मैं हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो प्लीज इंश्योर्ड रहिएगा, कंप्लीट अपना इंश्योरेंस जरूर रखिएगा प्लीज, ये रिक्वेस्ट है, कोविड की वजह से नहीं। एक सिंपल लॉजिक है, मैंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराया 10 लाख रुपए का, 11,475 रुपये प्रीमियम आई। मैं किसी को कन्विंस कर रहा था कि भैया करा लो यार, अब कहीं से भी नहीं माने। तो उसका एक लाइन का लॉजिक है कि आप अपने फैमिली में 2 लोग तैयार रखिए, या तो जो आपको 11,475 रुपये डोनेट कर सके, या वो आदमी जो आपको 10 लाख रुपए आपके इलाज के लिए डोनेट कर सके। एक ही लाइन का लॉजिक है और कुछ नहीं। तो प्लीज सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने एम्बिशन की तरफ बढ़िए, पागल बन के बढ़िए। आप हर उस डोर को नॉक कीजिए जब तक आपकी बात कोई प्रॉपर तरीके से नहीं सुन लेते हैं। मैं तो जब भी जाता हूँ कि मैं ऑर्गन फेलियर पे काम कर रहा हूँ तो मुझे तो अच्छे एक्सपर्ट लोगों ने कहा कि तुम ट्रैक चेंज कर लो, तुम इसके बस की बात नहीं हो। तो अब वो ये बोलते बोलते यहाँ तक आ गए हैं। तो मैं चाहता हूँ और क्रिटिसाइज करें लोग। अब यहाँ जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है तो उनके पीछे भी मैं पड़ा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब वो लोग भी वैल्यू कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है करते हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है बट चल रहा है। तो आप सभी अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस रखिए, अपना टर्म इंश्योरेंस भी रखिए, ठीक है, आप लोगों की सेफ्टी के लिए, आपके बैकअप के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, बस ये मेरी बातें यहाँ पर खत्म होती है। अगर बोर हुए होंगे तो सॉरी ठीक है। और अभी कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अगर हम बात कर सके, मतलब ये मेरा अब आपका सेशन मेरे लिए चालू हो रहा है ठीक है। तो मुझे क्वेश्चंस अगर आप पूछेंगे तो अच्छा लगेगा, अगर मैं आंसर कर पाऊँ तो प्लीज। कभी दिमाग में ऐसा आता है कि अभी मैं सोशल फील्ड में हूँ कि अरे यार मैं आईटी में रहता या फिर दूसरे फील्ड में रहता, कभी कभी कहीं और रहता, कुछ और रहता, कुछ आता दिमाग में हाँ बिल्कुल आता है। हाँ देखिए, इसका एक अच्छा आंसर है। मैं एवरेज स्टूडेंट था, तो अगर मैं जॉब पे भी रहता कहीं पे या किसी आईटी फील्ड में तो अच्छा करते रहता, टॉपर तो नहीं रहता, लेकिन मैं बंध जाता। वो माइंडसेट नहीं रहता, माइंडसेट ये रहता घर जाना है, एक तो घर खरीदना है, एक शादी करनी है, 2 बच्चे होंगे, माँ बाप खुश रहेंगे, पापा का रिटायरमेंट सेट करना है, अपनी लाइफ सेटल करना है, धीरे से एक तो सेंट्रो कार या कोई भी ले लेनी है, वाइफ खुश, मैं खुश, सब खुश, ये मेंटालिटी आ चुकी होती। मैं एक एवरेज मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, लेकिन आज हूँ वहाँ वहाँ पर अच्छा हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप जहाँ पास है ना उसकी भी एक रीजन है, आप जिस चेयर पे बैठे जिस जॉब को कर रहे हैं। दुनिया में सारे लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सारे लोग इंजीनियर नहीं बन सकते, सिर्फ स्टील इंडस्ट्री में काम नहीं हो सकता, सिर्फ हेल्थ में काम नहीं हो सकता। तो हम सब पिलर हैं, ठीक है, और सबका रहना जरूरी है। लेकिन हाँ, जो एक बात कॉमन है वो मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके दिल का धड़कना जरूरी है, आपका जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज भी मन में थॉट आती है, मैं अपने आपको पता है मेरा स्कूल कॉलेज निकला मुझे पता ही नहीं चला, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ा हूँ। जानते हैं क्यों? किसी ने गाइड नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नहीं रही, कोई दोस्त नहीं है आज भी। क्यों? क्योंकि सबसे अलग रहते थे, तो सारे यो यो हनी सिंह वाले ग्रुप अलग रहते थे, हम लोग अलग रहते थे, तो आज कुछ भी नहीं कर पाए, कोई दोस्त को कॉल नहीं कर सकता मैं। उनकी नजर में आज भी वही स्टूडेंट हूँ जिसके बहुत ज्यादा बैक आया करते थे। हाँ, वो काम की तारीफ जरूर करते हैं, और मैं जब अपने लिए टाइम खोजता हूँ कि मेरा कोई दोस्त होगा जिसके साथ मैं बैठ के टाइम से, तो वैसे मेरे पास दोस्त नहीं है। वो चीजें फील करता हूँ। हाँ, कुछ कुछ है मेरे ड्रीम जो मैं करना चाहता हूँ, जैसे मैं डॉक्टर तो इस जन्म में नहीं बन पाऊंगा, और बनना भी नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं वो हरा कपड़ा पहन के जरूर काम करना चाहता हूँ, उनके साथ करना चाहता हूँ। हाँ, कोविड में काम करने का मौका मिला, बट थोड़ा और करीब से काम करना चाहता हूँ, कोई भी काम हो, बॉडी उठाने का हो, खून या पार्ट्स उठाने का, कुछ भी, पर वो करना चाहता हूँ। तो मन में आती बहुत छोटे छोटे से ड्रीम है। वर्ल्ड घूमना चाहता हूँ, वहाँ के लोगों से मिलना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों से जो हेल्थ केयर को फेस करते हैं। बाकी अफसोस नहीं होता, अच्छा लगता है कि मेरे पास फ्रीडम है सोचने की और थोड़ा सा करने की। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, आप जैसे बॉन्ड है, मैं भी उसी टाइम पे अपने ऑफिस आता हूँ। मैं अपने आप को मैं भी अपने स्टार्टअप का एक एम्प्लॉय हूँ। आता है, अफसोस नहीं करता मैं, ये सोचता हूँ बस उसकी वजह से कि हाँ, उसको कर कैसे सकता हूँ, या उसके करीब कैसे पहुंच सकता हूँ, या उस फील्ड के लोगों के लिए क्या बेटर कर सकता हूँ। सिंगल है, हाँ भैया। सिंगल है ना भैया हाँ भैया। मुझे पता है कि शादी में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती जी, हैं, रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं, मतलब आगे कि अगर शादी हो जाएगी तो मतलब फेलियर तो नहीं आएंगे थोड़े, और जॉब कर रहे हैं अभी। आपकी बात का डिप्लोमेटिक आंसर करना ना गलत ही नहीं होगा, गुनाह होगा तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखिए मैं, मुझे भी ये चीज फील होती है, लाइफ पार्टनर होना चाहिए। हर चीज पैसे से सॉल्व नहीं होती, हर चीज दुनिया भर से अचीवमेंट्स नहीं होती, कोई होना चाहिए जो सुने आपकी बात को। एक टाइम पे आपका दोस्त होता है, पेरेंट्स होते हैं, एक टाइम पे कोई और होता है।
वो आपकी फ्रेंड हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, वाइफ हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देखिए एक बात बताऊं, तराजू ना तभी बराबर होता है जब दोनों का बैलेंस बराबर होता है, या ये बराबर नहीं तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए। तो आपकी लाइफ पार्टनर में वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है, नहीं है तो पैदा करनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है। और लाइफ पार्टनर ही नहीं, आपके बच्चों में, आपके पेरेंट्स में अगर ये धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना, तो वो आप काम में आपको सपोर्ट करेंगे। और नो डाउट देखिए, जब फैमिली आती है ना, तो जितना बाहर, उससे देखो सबसे पहले अपना ही घर नजर आता है। तो ऐसा नहीं, आपको क्या लगता है कन्फ्लिक्ट नहीं होते? मुझे 6 साल 7 साल हो गए, घर वाले फोर्स कर रहे हैं कि अब सेटल हो जाओ, क्योंकि सुमित तो अब है नहीं, तो मुझे ही, मैं ही हूँ तो। लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे अभी ये नहीं पता कि मैं अगले 1 मिनट में कहाँ रहूंगा, अगले 6 महीने बाद कहाँ रहूंगा। जैसे मेरा प्लान है नेक्स्ट ईयर मुझे बाहर जाना है, हेल्थ केयर को थोड़ा सा और पढ़ने के लिए, समझने के लिए। मैं अपनी चीज़ों को ऑटो पायलट होने का वेट कर रहा हूँ। तो मैंने थोड़ा सा, दुख होता है पर्सनली, एकदम क्लियर होता है ना, फेस करता हूँ। मैंने डिस्टेंस करके रखा है, अभी 34 का हूँ। मुझे लगता है शायद मेरे पास 2-3 साल और है। 3 साल के बाद अगर 3 साल में अगर सब कुछ ठीक रहा तो सेटल होऊंगा। हाँ, एक ख्वाहिश है, मैं एक बच्ची अडॉप्ट करना चाहता हूँ। मुझे बच्चियां बहुत पसंद है। तो मैं क्या बोलते हैं, अडॉप्ट नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि उसको अपनाना चाहता हूँ। मतलब मुझे लगता है कि कम से कम वो तो मेरी बात सुनेगी, और उसको देख के मेरा दर्द, मतलब मेरी थकान दूर होगी। सेटल कब हो पाऊंगा ये नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए मैं रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। पर मैं ऑनेस्ट रहने की कोशिश करता हूँ कि नहीं, अगर टाइम दे पाऊंगा तो नहीं दे पाऊंगा, तो इसलिए दिक्कत होती है। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लोग कभी ऐसा मत कीजिए कि एकदम से अपने प्रोफेशनल वर्क या एकदम से सोसाइटी में इन्वॉल्व रहिए, कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा। वो भी आपकी बहुत बड़ी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उतना ही कीजिए, मैंने बोला ना, साल में एक आप कीजिए, 365 दिन में वो भी करेंगे तो बहुत है। और वो एक कर, आप अपने जैसा, और अपने जैसा एक करने वाला खड़ा कीजिए। आपकी वाइफ या बच्चों को शायद इसमें इंटरेस्ट ना हो, मैं बोलता हूँ उनको मत करने दीजिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं उस जगह पे उनको 10 बार लेके जाइए। आप 11वीं बार मुझे कॉल कीजिएगा, आप बोलेंगे कि शायद वो लोग आपसे ज्यादा कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को चेंज होते देखा है, बहुत सारे लोगों को, जो लोग मुझे पैसे देना चाहते थे कि इसके इलाज में डोनेट कर दो। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए डोनेशन, आप आओ तो सही इस जगह पे, मैं हॉस्पिटल में खड़ा हूँ, आओ तो सही। अरे नहीं यार, मैं खून नहीं देख सकता, मैं मरीज को, मतलब मैं खड़ा हूँ, मेरे से तो मिलने आओ। वो आए, मतलब कहानी सुनो, पहले पेशेंट की कहानी बताई 10 मिनट की, भाई ऐसा है ऐसा है। और तो उन्होंने पूछा सॉल्यूशन क्या है, आपको रियल एग्जांपल बता रहा हूँ। बोले सॉल्यूशन क्या है, तो मतलब सर ये सॉल्यूशन इस हॉस्पिटल में हो सकता है, पब्लिक हॉस्पिटल में फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो बोलते हैं अरे यार, वो हॉस्पिटल का ऑनर तो मेरा दोस्त है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं था। बोलते हैं रुक, मैं उसको फोन कर देता हूँ। तो मैंने बोला हम पैसा देंगे तो उनको बोलना थोड़ा कम कर देंगे। उस बंदे ने उस हॉस्पिटल में फोन किया और ट्रीटमेंट फ्री हो गया। फिर वो चले गए, मैं उनको फोन किया। मैं बोला आपसे पैसे या उसके लिए नहीं बुला रहा था, मैं बोला आपके इन्वॉल्वमेंट के लिए बुला रहा था। आप देखो, आपको कोई चीज पसंद नहीं थी, हम हॉस्पिटल के बाहर मिले, और आपके हाथ से कितना बड़ा काम हो गया, देखो पैसा बच गया, और उस पैसे से हम किसी और की मदद करेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है, राइट? तो इन्वॉल्व होना जरूरी है। और मैं बता रहा हूँ, बुरा उतना ना, बेशरम अगर बन जाएंगे ना हम लोग, तो यकीन मानो आप पत्थर को भी बदल दोगे। मैंने देखा है, बहुत टफ लोगों को मैंने बदला है, मेरी टीम ने बदला है, और वो लोग अपने से आए हैं। मैं थोड़ा सा इस मामले में ना स्ट्रिक्ट हूँ, मैं इनवाइट नहीं करता किसी को। वो मर रहा है, उसको खाना खिलाना है, तो मैं आपको क्या मेल करूंगा क्या कि लिख के दूंगा या अप्रूव करूंगा? आपको भूख लगता है, आपकी मम्मी खाना बनाती है, वो जानती है ना मेरा बच्चा भूखा है, आपको भूख लगता है, आप मांगते हो ना। ऐसा पत्राचार है, व्यवहार तो नहीं करते ना। तो वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग सबके साथ क्यों नहीं? हो जाएगा, आप ढालने की कोशिश कीजिए, होगा। वो सराउंडिंग खुद से दीजिए। उम्मीद है सेटिस्फाइड हुए होंगे। मैं आपका भी जानना चाह रहा नहीं, मैंने तो बता दिया अपना, मेरा तो रास्ता भी हुआ है। तो और बताइए भैया। जो आपकी व्यवस्था है जी। वो नॉर्मल पब्लिक पे ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। जैसे आप जैसे 7-8 साल से वर्क करते हैं एज ए नेटिव प्लेस है तो मोस्ट ऑफ द पीपल अवेयर नहीं है। हम्म। तो मोस्टली जीवन में क्या करती है और डे टू डे लाइफ में इन जनरल जो इश्यूज है, फैमिली इश्यूज जो है, उसमें किस तरह से ज्यादा हेल्प करती है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। आंसर करता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ। हमारे दो वर्टिकल हैं, वन इज स्मिथ फाउंडेशन, अनदर इज जीवनदीप। ठीक है, सुमित फाउंडेशन कंप्लीटली नॉन प्रॉफिट है। जीवनदीप का काम क्या है, जो सोसाइटी पे जो ये बैलेंस है, अमीर गरीब ट्रीटमेंट को लेकर के, हमारे यहाँ वो है ना, हमारे यहाँ हर एक चीज की क्लास होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, एसी में, हॉस्पिटल में, सब जगह। हमारे यहाँ उस क्लास को एकदम से पार्टनर नहीं, पर उसको करीब लेके आना। तो जीवनदीप का जो हेल्थ केयर पे प्रॉपर वर्क है, देखिए हमारा जो अभी जो प्रॉपर वर्क है वो ऑर्गन फेलियर पे चल रहा है। लेकिन जब ऑर्गन फेलियर पे जब जब हम काम कर सकते हैं तो हम मेजर सर्जरीज पे कर सकते हैं।
तो जीवनदीप का जो फोकस है वो एक बेहतर ऑप्शन हर एक इंसान की पहुंच में लाने को लेकर के, स्पेशली फॉर हेल्थ इश्यूज। दूसरा, उसकी कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। तीसरा, वो सही ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है। भाई आप जिस इंडस्ट्री में है उसमें भी, अब मेरे मेरे लिए तो स्टील की मीनिंग स्टील होता है, लेकिन उसकी 45 मीनिंग क्या होती है वो आप जानते हैं, और वो आप लोग ही अपने क्लाइंट को क्लियर करते हैं, राइट। तो मेरा काम भी वही है कि एक सही हेल्थ केयर सही टाइम पे सही कॉस्ट पे आप तक पहुंचे, उसके फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट के बारे में आपको पता हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो मेरा सबसे ज्यादा पसंद है, जिसके लिए मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, कि अगर किसी को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसको इलाज में सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं अगर किसी पेशेंट को देखता हूँ तो मैं तुरंत उसका फ्यूचर कैलकुलेट करता हूँ कि ये कैसे रिसोर्सफुल हो सकता है। एक एग्जांपल, किसी के पैर नहीं रहे ट्रेन एक्सीडेंट में, मैं बोलता हूँ आप लोग मिलकर 10 लाख रुपए डोनेट कर दिया, आपने इलाज करा दिया, डॉक्टर ने बढ़िया इलाज किया, वो घर चला गया, डॉक्टर ने बताया तुमको नकली पैर लगेंगे। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या ये उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया क्या? उसको चलना कौन सिखाएगा? वो 2 साल हॉस्पिटल में रहा, वो अपनी फैमिली से, लाइफ से, दोस्तों से, अपनी जॉब से, एजुकेशन से छूट गया, उसके बच्चों की एजुकेशन छूट गई। तो आपका डोनेशन और हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट उसको काम नहीं आएगा, क्योंकि उसको एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसको बता सके कि ठीक है पैर नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम सब तो तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम ये काम घर पे बैठ के कर सकते हो। अगर आप उसको पैर दे भी दोगे, उसको ये भी तो गाइड करना पड़ेगा कि थेरेपी कहाँ होगी, कौन चलना सिखाएगा। तो जीवनदीप का फोकस उसमें है। हम एक कोट करते हैं, एवरी लाइफ इज प्रीशियस और एंड टू एंड सॉल्यूशन। मतलब उसको वापस वैसा ही बनाने की कोशिश करो या बना दो कि जैसा वो था। आपने जनरली देखा होगा, आप मेडिकल स्टोर पे गए तो आपको दवा दे दी जाती है, आपको रोक के बैठा के पूछता है कि कोई क्यों क्यों खा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, आप क्यों खाते हो, आप हैबिचुअल क्यों हो, इसका कोई सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो जीवनदीप उस पर काम करता है कि हेल्थ को सोसाइटी के साथ मिलकर बेटर कैसे किया जा सकता है। आई होप मैंने मैंने क्लियर क्लियर किया होगा आपको। हमारा बस वो नहीं कि एक एप्लीकेशन ने आप वेब डेवलप कर दिया, आप उस पर कार्ड स्वैप कर रहे हो और मैं आपको एम्बुलेंस और ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, नहीं, वो सॉल्यूशन नहीं है। वो मुझे लगता है वो बाय डिफॉल्ट है, पैसा कमाना बाय डिफॉल्ट है। और हमारा जो जीवनदीप जो चैनल है वो हाइब्रिड है। मतलब आप आओ तो सही, वो हमारी प्रॉब्लम है देखने की कि आपका इलाज कैसे होता है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास फंड्स हैं नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट जीवनदीप।